हम जिस विशेषज्ञ से आपको मिलाने जा रहे हैं वह विषय बहुत ही जरूरी है। वीर्य यदि बन रहा है तो उसके साथ 5 चीजें हो सकती हैं। या तो आप सेक्स कर रहे हैं उसमें निकलेगा, हस्तमैथुन में निकलेगा, और यदि इन दोनों में नहीं निकल रहा तो नाइटफॉल में निकलेगा। स्वप्न दोष जिसको बीमारी कह देते हैं, जबकि वो भी बीमारी नहीं है क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा सिक्रीशन है, वो निकल रहे हैं। यानी कि स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। स्वप्न दोष भी कोई बीमारी नहीं है। चौथा, वो कई बार लोगों का होता है कि भाई इन तीनों चीजों में नहीं निकला तो पेशाब के साथ मिक्स होकर निकलेगा। आपने लैट्रिन गए, पेशाब के साथ थोड़ा सा जो जिसको लोग धात कह देते हैं, वो भी कोई बीमारी नहीं। अब 5वीं चीज जो है वो गड़बड़ है कि वो अंदर रुकेगा और प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सेक्स के फौरन बाद पेशाब करने जाना चाहिए, और पुरुषों को सेक्स के फौरन बाद क्लीन अप, सफाई जरूर करनी चाहिए, वॉश करना चाहिए, बट पेशाब नहीं जाना चाहिए। या तो वो पहले जाए या 10-15 मिनट बाद। नहीं, पथरी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आखिर में ये जो पथरी है होती क्यों है? जी, मुन्ना भाई वाली लैंग्वेज में बताऊं। हाँ, बिल्कुल। तो आपके शरीर में कोई केमिकल लोचा है जिसकी वजह से ये होती है। अच्छा, एक सवाल और बनता है, आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि एक बार पथरी का आपने ऑपरेशन किया, पथरी निकाल दिया, वो पथरी फिर ना हो। तो जिस आदमी को पथरी बनती है उसको दोबारा, तिबारा, चौबारा भी बन सकती है। तो ये कारण यहाँ पे क्या है कि उसको किडनी की पथरी बनाने की बीमारी। ये बहुत जरूरी है कि जब हमें कोई बीमारी है तो हम सही डॉक्टर के पास जाएं। नमस्कार, द थर्मोमीटर के इस नए शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्रत्येक एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी एक नए विशेषज्ञ से हम बातचीत करेंगे। और इस बार हम जिस विशेषज्ञ से आपको मिलाने जा रहे हैं वह विषय बहुत ही जरूरी है। वह आपके मूत्र रोग से संबंधित है, यानी यूरोलॉजी से संबंधित है। और हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र गोयल जी हैं। डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपका द थर्मोमीटर में स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले ही अपने दर्शकों को बताया कि मूत्र रोग विशेषज्ञ आप हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, तो मैं यहीं से बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। सामान्य जो लोग हैं, जो देख रहे हैं इस चैनल पे, तो जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो मतलब मूत्र रोग तो हमने बताया, लेकिन उसमें भी किस तरह की बीमारियों का उपचार करते हैं? एक ये बहुत जरूरी है कि जब हमें कोई बीमारी है तो हम सही डॉक्टर के पास जाएं। तो मूत्र रोग विशेषज्ञ हम यूरोजेनाइटल सिस्टम, मूत्र और जननांग, इनकी बीमारियों का जो सर्जिकल इलाज है वो हम कर रहे होते हैं। तो जिसमें किडनी की पथरियां, प्रोस्टेट ग्लैंड और मूत्र जननांग सिस्टम्स के कैंसर्स, किडनी का फेलियर जिसमें ट्रांसप्लांट हम कर रहे होते हैं, और सेक्सुअल प्रॉब्लम या मेल इनफर्टिलिटी। ये मोटे मोटे टॉपिक्स हम जो बीमारियां हैं वो हम कवर कर रहे होते हैं अपने मूत्र रोग विशेषज्ञ में। और इसमें पुरुष एवं महिलाओं की भी जो यूरिन से संबंधित बीमारियां हैं वो भी हम ही लोग डील करते हैं, ना कि जो गायनेकोलॉजिस्ट या जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है वो मूत्र रोग विशेषज्ञ नहीं होती। तो ये बीमारियां हम बिल्कुल अपने मतलब डॉक्टर गोयल ने 4-5 मुख्य बिंदुओं पे चर्चा की, उसमें अपने पथरी की भी बात की। पथरी को लेकर के गांव देहात में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं और बहुत तरह की बात लोग कहते हैं कि पथरी जो है, यह चीज खा लो ठीक हो जाएगा, इस डॉक्टर के पास चले जाओ ठीक हो जाएगा, उनके पास चले जाओ तो उन्होंने कुछ दिया था उससे मेरा वो ठीक हो जाएगा। ये जो इस तरह का माहौल है, लोगों के पास सही जानकारी नहीं है। क्या है सही जानकारी? होता क्या है कि बहुत सारी छोटी पथरियां अपने आप निकल जाती हैं, क्योंकि बॉडी में अपने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं। जैसे वायरल फीवर होता है तो यूजुअली 5-6 दिन में ठीक होता है, तो आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 दिन में नहीं ठीक हुआ, दूसरे के पास जाते हैं, 2 दिन में नहीं ठीक हुआ, तीसरे के पास जाते हैं, उसी दिन ठीक हो जाते हैं। तो आप तीसरे डॉक्टर को क्रेडिट दे देते हैं और पहले 2 डॉक्टर को बोलते हैं कि उन्होंने सही दवा दी। तो वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि छोटी पथरियां अपने आप निकल जाती हैं, और आप जिस डॉक्टर के पास गए और उसने जो दवाई दी और पथरी आपकी निकल गई, तो आपको वो वाली पैथी और वो वाला डॉक्टर सूटेबल है। अच्छा, तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें डॉक्टर ही नहीं, कई बार बियर को भी क्रेडिट मिल जाता है कि आपने बियर पी, उससे पथरी निकल गई।
आपने ये वाली दाल खाई, आपने इस डॉक्टर की दवा ली, आपने इस पैथी की दवा ली, या किसी ने अपने रिलीजियस मंदिर से, मस्जिद से दवा ली, या किसी ने अपने घर के नानी वाले दादी वाले नुस्खे से लिया, तो वो भी सक्सेसफुल है। तो जो चीज अपने आप होती है तो उसका क्रेडिट देने वाली बात है कि आपको किसको देना है, और नहीं तो जिसकी गुर्दा खराब हो गया पथरी से, वो हमारे पास गुर्दा निकलवाने आता है, या जिसको ज्यादा तकलीफ होती है तो उसको पथरी ऑपरेशन कराना। नहीं, पथरी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आखिर में ये जो पथरी है होती क्यों है? जी, मुन्ना भाई वाली लैंग्वेज में बताऊं हाँ, तो बिल्कुल। आपके शरीर में कोई केमिकल लोचा है जिसकी वजह से ये होती है। हमारी जो किडनी है उसका काम ये है कि जो बॉडी के जो नॉर्मल उपापचय है या मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल्स ज्यादा बने, कुछ कम बने, तो उन केमिकल्स को, जिसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रेटिनिन है, ये सब जो केमिकल्स बॉडी में कम ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको वो एक निश्चित मात्रा में पानी में घोल के बाहर निकालता है, जिसको हम मूत्र या यूरिन कहते हैं। ये किडनी का काम। बट जब ये कंसंट्रेशंस जो हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं, किडनी कोई केमिकल ज्यादा निकालने लगती है, कोई कम निकालने लगती है, तो वो यूरिन में वो प्रिसिपिटेट होने लगते हैं वो केमिकल। जैसे मैं ये बोलूंगा कि एक गिलास पानी में यदि मैंने 1 चम्मच नमक डाला तो वो घुल जाएगा, लेकिन यदि मैंने 4 चम्मच नमक डाला तो वो नीचे जम जाएगा। तो वही चीज इसमें है, यदि किडनी पानी का कंसंट्रेशन और ये केमिकल के कंसंट्रेशन में कुछ डिस्टरबेंस होने लगता है, तो वो केमिकल्स जमने लगते हैं, और जब वो जमने लगते हैं तो वो पथरी बनाने लगते हैं। तो ये किडनी की एक बीमारी है कि वो केमिकल्स को सही ढंग से डील नहीं कर पा रही है। तो ये जो पथरी की बीमारी हो गई, सामान्यतः बहुत से लोगों को हो जाती है, उसमें भी एमएम में इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बहुत छोटी, तो इसमें कितने एमएम की हो तो उसका मतलब आप कहेंगे कि भाई नहीं, इसको तो सर्जरी करके निकालनी ही चाहिए? यूजुअली छोटी पथरियां, यूजुअली 4-5 mm तक की पथरियां 90% चांस है कि वो निकल जाती है। बट 5 mm से बड़े अपने आप निकल जाती हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि दवाइयों को तो क्रेडिट देने वाली बात है जी। छोटी पथरियां अपने आप निकल जाती हैं बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से। बड़ी पथरियां जो कि 5-6 mm से बड़ी पथरियां हैं, उनके निकलने के चांसेस कम होते हैं, और जितनी बड़ी होती जाती है, यदि मैं कहूंगा 7-8 mm से बड़ी पथरी के निकलने के चांसेस अपने आप मैं कहूंगा कि 5% से भी कम है। हाँ, नहीं, ना तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें, कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनकी 8-10 mm तक की भी पथरी निकल गई होती है, बट वो रूल नहीं है। यदि मैं रूल कहूंगा तो 4-5 mm पथरी वाली 90% चांस है कि वो निकल जाती है, बट 6 mm से बड़ी पथरियां यूजुअली, और 8 mm से बड़ी पथरियां तो बिल्कुल नहीं समझिए कि मतलब उन्हें सर्जरी करने की जरूरत। हाँ, और कई बार जैसे मैंने बताया छोटी पथरी, कई बार हमें 2 mm 3 mm वाले का भी ऑपरेशन करना पड़ता है, बट बहुत रेयर होता है, वो अक्सर नहीं होता है। तो साइज वाइज तो ये है। हाँ, कुछ दवाइयां होती हैं कि जो कि क्या होता है कि जैसे ये मेरा हाथ है, उंगली यहाँ पे टाइट है, निकल जाएगी, बट थोड़ा सा टाइट है, तो यूरेटर को रिलैक्स करने की कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ पेन को कम करने की दवाइयां होती हैं, इन्फेक्शन को अवॉइड करने की दवाइयां होती है, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ करने के लिए, आपको वोमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उसके लिए जो दवाइयां देती हैं कि जिससे आपको एक रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाए, यूरेटर को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो वो दवाइयां आपको मदद करती हैं कि जब तक आपका स्टोन निकल रहा है तब तक आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मेडिसिन जो हम स्टोन पेशेंट में जब आता है हमारे पास और हम कहते हैं छोटी पथरी है, दवाई से शायद ये निकल जाएगी, तो दवाइयां जो हम दे रहे होते हैं तो वो इन सब सपोर्ट्स के लिए दे रहे होते हैं, ना कि ऐसी कोई दवाई है कि मुंह से जाएगी और वो जाके ब्लास्ट करेगी, डायनामाइट की तरह से पथरी फट जाएगी, टूट जाएगी या टूट के निकल जाएगी। आप मुंह से दवाई खाएंगे, ना जीभ गलेगी, ना आंत गलेगी, ना हड्डी गलेगी, या पथरी गल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो नहीं, आपने पथरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो तमाम तरह के भ्रम यह भी है कि पथरी का ऑपरेशन कराने जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, वो कितना कारगर है, कितना सही है। अभी के दौर में मतलब तकनीक जब इतना बेहतर हो चुका है, पथरी का उपचार, जिन लोगों की पथरी फंस गई होती है और जिनको ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो आज मैं कहूंगा कि आज से 30-40 साल पहले हम जो ऑपरेशन करते थे उसमें पेट में पूरा कट लगा देते थे और पूरा पेशेंट का कट लगता था, महीनों तक पेशेंट उठ भी नहीं पाता था। आज की तारीख में अधिकतर 99% सर्जरीज जो है वो बिना कट के होती हैं, पेशाब के रास्ते लेजर से। एक बहुत पतली सी दूरबीन होती है जो कि 2-3 mm की
दूरबीन होती है वो अंदर किडनी तक जाके किडनी तक यूरेटर सारे पथरियां को वो लेजर से तोड़ के डस्ट करके निकाल दिया जाता है। किडनी में यदि बड़ी पथरी भी है तो एक पीसीएनएल टेक्निक होती है। पीसीएनएल में भी अब हम मिनी पीसीएनएल करते हैं जिसमें 2-3 mm का ही कट लगता है। पीसीएनएल में तो 10 mm का 8-10 mm का कट हम लगाते थे, बट मिनी पीसीएनएल में हम 2-3 mm का ही कट लगाते हैं और उस छोटे से पिन होल से, मतलब मैं कहूंगा कि पेंसिल का रिफिल भी नहीं होता, उतना पतला दूरबीन से हम उसको स्टोन को बड़े से बड़ी पथरी को तोड़ के हम निकाल देते हैं। अब इन सब टेक्निक्स की वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल में भी केवल 1 दिन रुकना होता है, उसको अपने वर्क से भी बहुत लंबी छुट्टी नहीं लेनी होती है और कंफर्टेबल होता मतलब है। एक दिन में आपने सर्जरी कर दी, उसके बाद नेक्स्ट डे पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी हो गई, उसके बाद कितना उसको रेस्ट करना होता है? कोई रेस्ट की यूजुअली जरूरत नहीं होती। एक कुछ केसेस में, अधिकतर केसेस में एक स्टेंट डाला जाता है कि जिससे कुछ डस्ट पार्टिकल हैं वो निकल जाएं, किडनी में जो स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है वो साफ हो जाए, पथरी जहाँ पे फंसी थी कहीं पे कोई घाव है तो वो प्रॉपर हील हो जाए। तो एक स्टेंट बाद में इस पर्पज से डाला जाता है, वो कि जो कि 2-4 हफ्ते बाद में निकाल दिया जाता है। जब तक स्टेंट रहता है तो पेशाब में थोड़ा बहुत इरिटेशन या माइनर पेन हो सकता है, उसके लिए दवाइयां दी अच्छा, जाती हैं। एक सवाल और बनता है, आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि एक बार पथरी का आपने ऑपरेशन किया, पथरी निकाल दिया, वो पथरी फिर ना हो। आपने बहुत सही चीज पकड़ी आशुतोष जी, कि होता क्या है कि पेशेंट्स ये सोचते हैं कि आज मैंने ऑपरेशन करा लिया कल दोबारा बन जाएगी, या इन्होंने पथरी छोड़ दी इस वजह से दोबारा बन जाएगी, या आज मैंने ऑपरेशन करा लिया तो इस वजह से दोबारा बन जाएगी। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जिसको एक बार पथरी बनी, जैसे मैंने शुरू में आपने मेरे से पूछा था ना कि पथरी क्यों बनती है, तो आपकी किडनी में कोई केमिकल लोचा है जिसकी वजह से पथरी बन गई। हमने तो जो बनी पथरी है वो निकाली है, केमिकल लोचा जो किडनी की बीमारी है वो तो ठीक नहीं हुई। वो तो ऑलरेडी फिर एक पथरी बनाई वो दोबारा भी बना सकता है, चाहे पथरी छूटी या पथरी पूरी साफ भी हो गई तो दोबारा फिर बन सकता है। तो जिस आदमी को पथरी बनती है उसको दोबारा तिबारा चौबारा भी बन सकती है। तो ये कारण यहाँ पे क्या है कि उसको किडनी की पथरी बनाने की बीमारी है। हमने जो बनी हुई पथरी है वो निकाली है, जो बीमारी है वो ठीक नहीं करी है। और अब जब जैसे हम कहते हैं ना बहुत सारी पैथीज में होता है कि बीमारी का जड़ से इलाज होता है, वो बीमारी को खत्म करते हैं। तो ये जितनी भी दवाइयां हैं जिसको हम कहते हैं कि ना कि पथरी की दवाइयां हैं, इससे पथरी गल जाती है, ये वो हो जाती है, एक्चुअली थोड़ा सा नॉलेज की कमी है। आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये सब हमारी पुरानी पैथीज हैं और बहुत डेवलप पैथीज थी, बट हजारों साल हम गुलाम रहे तो हमारी इन पैथीज के सारे साहित्य को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो आयुर्वेद की यदि मैं बात करूं तो ये जैसे हम कहते हैं ना कि बीमारी को जड़ से खत्म करता है, तो ये जितनी भी दवाइयां हैं, चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे एलोपैथ में हो, चाहे होम्योपैथी में हो, ये बीमारी को जड़ से खत्म करती है। मतलब ये किडनी के उस केमिकल लोचे को करेक्ट करती हैं कि पथरी ना बने। तो ये दवाइयां पथरी से बनने को रोकती हैं, जो बन गई उसको नहीं गलाएंगी। अब क्या होता है कि बस ये पता है कि पथरी की दवाई है, अब होता क्या है कि वो आदमी मतलब अगर कि जब पथरी फंस जाती है, अब तो पथरी फंस गई तो अब तो नहीं गलेगी। बिल्कुल, आप कुल मिला के बात ही कर रहे हैं कि अगर बन गई है पथरी और वो एक सर्टेन mm से ज्यादा है, जैसे 5-6 mm हमने कहा, तो उसकी तो सर्जरी करवा के निकलवानी ही पड़ेगी। एक बात, वो बने ना, इसके लिए दवाइयां लें कि जिससे जिन लोगों को पथरी बनती है, एक बार बनी 2 बार बनी, तो वो यदि दवाइयां ये रेगुलर लेते हैं तो उनको पथरी नहीं बनेगी। तो जो हम कह रहे हैं ना कि पथरी जो परेशान है कि पथरी दोबारा बन जाएगी, तिबारा बन जाएगी, तो वहां ये दवाइयों का रोल आता है। मतलब आपने अगर ऑपरेशन करा भी लिया, सर्जरी आपकी हो भी गई, तो आप ये ना माने कि आप पूरी तरह से ये जो पथरी की बीमारी है वो ठीक हो गई। उसके लिए आपको उपचार कराते रहना होगा और उसके लिए मेडिसिन लेने पड़ेंगे और अपने डॉक्टर के संपर्क में आपको रहना होगा। ये तो पथरी की बात हुई। डॉक्टर साहब, आपने प्रोस्टेट ग्लैंड का भी उपचार आप लोग करते हैं, तो ये जब प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना घटना, छोटा होना बड़ा होना, इसमें किस तरह की बीमारी होती, क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक सेक्सुअल ऑर्गन है कि जहां पे वीर्य बनता है, और ऐसा नहीं कि ओल्ड एज में ही प्रोस्टेट बढ़ता है। प्रोस्टेट की बीमारी ओल्ड एज में ही होती है, यंग लोगों को नहीं होती है। तो जहां तक मैं बताऊं कि यूरोलॉजिस्ट के पास मोस्ट कॉमन लोग जो आ रहे होते हैं वो यंग लोग होते हैं जिनको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होता है। तो यंग लोगों में भी प्रोस्टेट की दिक्कत होती है जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। ओल्ड एज में प्रोस्टेट जब एनलार्ज होने लगता है उसको हम बीपीएच कहते हैं, वो एक प्रॉब्लम होती है। या ओल्ड एज में एक और दूसरी है कि प्रोस्टेट में कैंसर भी हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर जिसको। तो प्रोस्टेट रिलेटेड मेनली 3 बीमारियां होती हैं।
जैसे मैंने बताया प्रोस्टेट का काम वीर्य बनाना होता है, तो यंग एज में लोगों को अधिकतर वो रहता है कि वीर्य निकल जाएगा तो उससे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां होती हैं, जबकि वीर्य एक नॉर्मल नेचुरल ग्लैंड का सिक्रीशंस है, और उसको जब आप 15 साल 16 साल में एडोलेसेंस में जब आप आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो डेवलप हो गए होते हैं तो वीर्य बनना शुरू हो जाता है, और उसका निकलना भी काम निकलना जरूरी है। जैसे बॉडी के अलग सिक्रीशंस है, जैसे थूक है, लेट्रिन है, पेशाब है, इनका निकलना जरूरी है। आप 5 दिन लेट्रिन नहीं करोगे तो पेट में दर्द होगा। तो ऐसी वीर्य यदि नहीं निकलेगा तो अंदर ग्लैंड में इकट्ठा होगा और वहां पे वो इन्फेक्शन करेगा। लेकिन क्योंकि हम सेक्स, हमारा समाज, क्योंकि सेक्सुअल बातें अब हम नहीं करते हैं, यौन शिक्षा की कमी है, हजारों साल हम गुलाम रहे, तो सेक्स की बात करना गंदी बात मानी जाती है। सेक्स सब कर रहे होते हैं, मैं भी पैदा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सेक्स किया। बिल्कुल है, तो ये हमारा सोशल सिस्टम है कि हम सेक्स तब करते हैं कि जब हमारी शादी हो गई। आप आउट ऑफ वेडिंग यदि आप सेक्स कर रहे हो तो वो अनसोशल माना जाता है। तो मास्टरबेशन एक टेक्निक होती है कि हस्तमैथुन की वीर्य निकाला जाए। भाई प्रकृति ने तो आपको 15 साल में जवान बना दिया, ये मेरा सोशल सिस्टम है कि मैं तब शादी कर रहा हूं जब मैं 30 साल का हो गया, जब मैं सोशली इकोनॉमिकली पढ़ाई वाइज जब मैं एस्टेब्लिश हो जाता हूं, मैं तब शादी करता हूं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एडल्ट तब हूँ कि जब मेरा फेरे पड़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आजकल जो शादियां हो रही है वो 30 साल के एज ग्रुप में हो रही है। आप कह रहे हैं कि 15 से 16 साल में आपका जो ऑर्गन है वो डेवलप हो चुका होता है, और इस बीच में एक उपाय हस्तमैथुन है कि जिससे कि आप उसको निकाल सकते हैं। अगर निकल गया तो उससे कम से कम वहां पे ग्लैंड में कुछ सिक्रेशन नहीं बनेगा। लेकिन हस्तमैथुन को लेके भी बहुत से जो युवा साथी देख रहे होंगे, उनके मन में होगा कि हमने हस्तमैथुन कर दिया, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, वही मैं बताना चाहूंगा कि वीर्य यदि बन रहा है तो उसके साथ 5 चीजें हो सकती हैं। या तो आप सेक्स कर रहे हैं उसमें निकलेगा, हस्तमैथुन में निकलेगा, और यदि इन दोनों में नहीं निकल रहा तो नाइटफॉल में निकलेगा, स्वप्न दोष जिसको बीमारी कह देते हैं, जबकि वो भी बीमारी नहीं है क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा सिक्रीशन है, वो निकल रहे हैं। यानी स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं, स्वप्न दोष भी कोई बीमारी नहीं है। चौथा, वो कई बार लोगों का होता है कि भाई इन तीनों चीजों में नहीं निकला तो पेशाब के साथ मिक्स होकर निकलेगा। आपने लैट्रिन गए, पेशाब के साथ थोड़ा सा जो जिसको लोग धात कह देते हैं, वो भी कोई बीमारी नहीं। अब 5वीं चीज जो है वो गड़बड़ है कि वो अंदर रुकेगा और प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन करेगा। तब लोगों को होता है कि पेशाब कर रहे हैं, जलन हो रही है, पेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, तो वो चीज गड़बड़ है, वो प्रोस्टेटाइटिस हो रही है। ये मतलब ये बहुत, तो मैं यहाँ पे इस चीज को प्रमोट नहीं करूंगा कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप प्रोस्टिट्यूट के पास जाएं सेक्स करने के लिए, डॉक्टर साहब ने बोला कि ये तो अच्छी बात है ना, उससे पता चला आप और दूसरे एसटीडी बीमारियां और बीमारियां ले आएंगे। तो हस्तमैथुन एक स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया है और उससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है कि हमने ये सोचा कि कोई गलत काम हमने किया है, तो वो थॉट प्रोसेस जो हमारे मानसिक जो गिल्ट है, हाँ वो गिल्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारी बॉडी उस तरीके से बिहेव करती है, हमारा सिस्टम, कि हम, जैसे मैं आशुतोष जी बोलूं कि अभी आपको मैं बहुत बड़ा एक कोई गिफ्ट दूं आपको, अब आप मेरे यहाँ चैम्बर से आप निकलेंगे तो आप बहुत खुश नजर आएंगे, आपका चेहरे पे मुस्कान होगी, छाती फूल रही होगी और आप अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, फील गुड बोला हो। अब इस चीज का दूसरा एक एंगल है कि आप यहाँ से कोई सामान चोरी करके उठा के ले जाए, वही सामान जो मैं आपको देना चाह रहा था। अब क्या होगा, अब आपकी जबान सूख रही होगी, दिल धड़क रहा होगा कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, किसी ने देख तो नहीं लिया, डॉक्टर साहब पुलिस पे कंप्लेंट तो नहीं कर देंगे, पिटाई तो नहीं कर देंगे, पकड़ तो नहीं लेंगे, है। फिजिकली क्या हुआ, सामान यहां से यहां गया, बट एक चीज को बॉडी ने समझा कि अच्छा काम हुआ, एक चीज को बॉडी ने समझा गलत काम, तो हमारी बॉडी ने उसी तरीके से रिएक्ट किया। तो मास्टरबेशन से लोग कहते हैं कि किसी को अंधापन हो गया, किसी की नजर कमजोर हो गई, किसी को कमजोरी हो गई, हड्डी गलने लगी, क्योंकि उसने उसके थॉट प्रोसेस में आया कि उसने बहुत गलत काम किया, तो उसको वो सब चीजें हो रही है फिजिकली। अच्छा, इसमें भी ऐसा कुछ है क्या कि एक महीने में कितनी बार आप कर सकते हैं? देखो, एक चीज होती है एडिक्शन की, आप दिन में 4-4 5-5 बार कर रहे हो। मैं ये कहूंगा कि जो सही फ्रीक्वेंसी है वो ये है कि आपका जो वीर्य बन रहा है वो हफ्ते में 2 या 3 बार निकलना चाहिए। दैट इज ये बहुत जरूरी। और सेकंड चीज कि वीर्य निकलने के बाद फौरन पेशाब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जिसमें हमारे बॉडी के मल्टीटास्किंग ऑर्गन्स हैं। मल्टीटास्किंग मीन्स कि इस गले से मैं बात भी करता हूँ, पानी भी पीता हूँ, सांस भी लेता हूँ, बट 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। जिस समय मैं पानी पी रहा हूँ और उस समय मैं सांस ले लूं, तो वो पानी जो, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि अंदर रास्ते अलग अलग है, जाने वाला रास्ता एक है, सांस जो है वो लंग्स में जाती है, पानी जो है वो स्टमक में जाती है।
तो जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय स्टमक वाला रास्ता बंद है, और जिस समय मैं सांस ले रहा हूँ, वो पानी पी रहा हूँ, उस समय सांस वाला रास्ता बंद है। तो वही चीज पेशाब के रास्ते, जब प्रोस्टेट ग्लैंड खुला है, वीर्य निकल रहा है, तो पेशाब वाला रास्ता बंद है। और यदि मैं उस समय पेशाब करता हूं तो वो पेशाब जो है वो वीर्य वाली ग्रंथि में प्रोस्टेट में जाएगा, प्रोस्टेटाइटिस करेगा। तो हमें 10 मिनट का 15 थोड़ा सा या तो पहले जाएं या 10 मिनट बाद जाएं। ये पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए दूसरी चीज है कि उनको फौरन जाना चाहिए, सेक्स के फौरन बाद। मतलब आप हाँ। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को सेक्स के फौरन बाद पेशाब करने जाना चाहिए, और पुरुषों को सेक्स के फौरन बाद क्लीन अप, सफाई जरूर करनी चाहिए, वॉश करना चाहिए, बट पेशाब नहीं जाना चाहिए। या तो वो पहले जाए या 10-15 मिनट बाद। ये बहुत ही जरूरी बात बताई, और इसमें जो आप 5 में से 4 बातें बताई, इन 4 के लिए, जिसमें स्वप्न दोष भी एक आप बता रहे थे, स्वप्न दोष के लिए तो लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं कि भाई स्वप्न दोष आ रहे रात में। वही बात है ना कि आपको इग्नोरेंस, और दूसरा आदमी आपको उसमें पैसे कमा रहा है। जितने झोला छाप डॉक्टर हैं और ये जो बड़े बड़े अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट वो कर रहे हैं, लोग लाखों लाखों रुपए हम आपके स्वप्न दोष को ठीक कर देंगे, जो कि नेचुरल है और वो कोई बीमारी नहीं है। मतलब जो बीमारी नहीं है, उस बीमारी का उपचार करके ऐसे देश में बहुत से लोग हैं जो कमा रहे हैं, और इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है। इसलिए थर्मोमीटर हम लेके आए हैं ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, आपने एक और बात कही, कैंसर भी हो जाता है, प्रोस्टेट में कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में ये कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर जो कि पुरुषों में होता है। लेकिन एक दूसरी इसके बारे में 2-3 अच्छी और 2-3 बुरी बातें मैं बताऊंगा प्रोस्टेट कैंसर के। बहुत कॉमन कैंसर है। यदि मैं कहूंगा कि वर्ल्ड के नंबर मेल्स में होने वाले ओरल कैंसर और लंग्स कैंसर के बाद तीसरे नंबर पे आता है। ये यूजुअली 40-50 साल की बात की उम्र में होता है। अच्छी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर इज ए ट्रीटेबल कैंसर, और यदि आप स्टेज 4 में भी आते हैं तो भी हम आपको जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोस्टेट कैंसर में देते हैं वो 10 साल की देते हैं। जिसका अर्ली स्टेज में आ गया वो तो क्योर हो जाता है, उसकी तो लाइफ पे फर्क ही नहीं पड़ता, जितनी नॉर्मल साइज 80-90 साल है जी। लेकिन यदि वो स्टेज 4 में भी आ रहा है, नॉर्मली क्या होता है कि कैंसर की बात आते ही लोग समझते हैं कि अब तो यमदूत आ गया और यमराज पीछे पीछे आने वाले। मतलब आप 6 महीने साल भर, 6 महीने साल, आपने जैसे बताया 6 महीने साल भर की बात हम कर रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर में हम 10 साल की बात कर रहे होते हैं, इवन स्टेज 4 में। स्टेज 1 में तो हम कहते हैं नॉर्मल है यार, तो हम तो ठीक ही हो जाए, खांसी बुखार से आप ज्यादा परेशान हो तो क्योर ही हो जाए, वो तो क्योर ही हो जाता है। तो ये अच्छी बात इसमें आती है। लेकिन यदि हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो परेशान करता है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा करता है, दर्द करता है, पेशाब में तकलीफ करता है, ब्लीडिंग करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं करता है, परेशान करता है, दिक्कत करता है। इलाज अवेलेबल है, और इलाज यदि होता है तो ये आपको क्योर वाली कैटेगरी में। मतलब एक सामान्य आदमी अब प्रोस्टेट को समझना, और प्रोस्टेट मतलब वो तो लक्षण को समझता है। अगर हम आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा तो यह प्रोस्टेट कैंसर होने की आशंका है। प्रोस्टेट कैंसर का कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता। ओल्ड एज में क्या होता है कि प्रोस्टेट साइज में बढ़ता है, बीपीएच भी होता है, प्रोस्टेट में कैंसर भी होता है, और दोनों के सिम्टम एक जैसे से होते हैं। मतलब पेशाब बार बार जाना, पेशाब खुल के ना होना, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है, रात में कई बार उठना पड़ता है, पेशाब में कभी ब्लड आ जाता है, जलन होती है। ये सिम्टम्स दोनों में, बीपीएच में भी और कैंसर में भी। तो कैंसर को जो डिफरेंशिएट करता है, एक बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पीएसए टेस्ट। तो मैं एडवाइस करूंगा 40 साल के बाद पुरुषों को हर साल अपना एक ब्लड टेस्ट पीएसए टेस्ट कराना चाहिए। पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इट इज अ निमोनिक फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए टेस्ट। और यदि आपका पीएसए टेस्ट बढ़ा हुआ आता है तो आपको अपने मूत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। पीएसए बढ़ा हुआ आने का एक कारण कैंसर भी होता है, एक कारण इन्फेक्शन भी होता है। तो ऐसा नहीं कि पीएसए बढ़ा हुआ है तो 100% कैंसर ही है, पीएसए और भी चीजों से बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, यदि आपका पीएसए बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, कि जिससे वो आपको उस बारे में सूचित करें। आपको लगेगा कि उन्हें जरूरत पड़ती है तो एमआरआई, बायोप्सी या कोई टेस्ट कराएं। कई बार बायोप्सी के लिए लोगों को भ्रांति रहती है कि बायोप्सी करने से कैंसर छेड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। ऐसा ये सब मिथ है, और समाज में गलत नॉलेज है। जब तक आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा, आप डायग्नोज नहीं करोगे, आप इलाज कैसे करोगे? आपको पता तो चले कि कैंसर है कि नहीं है। हाँ, और कि जब तक हम बायोप्सी नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कैंसर है नहीं। अच्छा, हर कैंसर के रूल्स अलग होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का रूल है बायोप्सी करते हैं हम, जैसे किडनी कैंसर है उसमें हम बायोप्सी नहीं करते हैं, उसमें सीटी स्कैन से ही कंफर्म हो जाता है। किडनी में भी कैंसर होने में, तो ये कैसे पहचानेंगे?
किडनी में कैंसर नॉर्मली चेकअप्स में ही पता चलता है, या पेशाब में, यूरिन में ब्लड आ रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोगों को अपना, हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी के साथ आता है कि हर 3 महीने पे 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर आके भैया चेक करा लो, ब्रेक व्रेक ठीक है, इंजन में ऑयल वॉयल ठीक है। बट इंसान क्या है, जब पैदा होता है वो डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे गाड़ी में आपको सड़क पर फंस गई है, गाड़ी बंद हो गई, तब आप दिखाने जाते हो, लेकिन गाड़ी आप तब भी दिखा रहे होते ना, कोई नहीं 10,000 किलोमीटर चली सर्विस करा जाते हैं। तो वही चीज बॉडी के साथ है कि अपना हेल्थ चेकअप, हम अपना साल भर में एक बार हमें हेल्थ चेकअप करना चाहिए, कि जिससे यदि कोई बीमारी है तो पता चल जाए और अर्ली स्टेज में पता चल जाए। वरना जब बीमार पड़ोगे, जब हार्ट अटैक हो जाएगा, तब तो जाओगे डॉक्टर के पास, तो जाना। लेकिन यदि हमने पहले ही टेस्ट करा लिया कि हाँ हमारी हार्ट की ईसीजी में चेंजेस आने लगे हैं, या हमारे को ब्लड फ्लो कम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो हम पहले ही चेक करा लेते हैं, तो हम हो सकता है कि हम हार्ट अटैक वाली स्टेज में आ जाए, पहले ही हम दवाई, बीपी को कंट्रोल करने की दवाई शुरू कर दें, शुगर को कंट्रोल करने की दवाई शुरू कर दें, तो वो चीज है। और डॉक्टर साहब, इसमें फीमेल को जो बीमारियां होती हैं, खासतौर से यूटीआई इन्फेक्शन की बात करते हैं, इस पे थोड़ा सा आपको हमारे दर्शकों एक मैं दूसरी चीज और बताऊंगा, मूत्र रोग विशेषज्ञ हम लोग मेल को ही नहीं, फीमेल्स को भी, ओल्ड नहीं, बच्चों को भी। तो मेन चीज है कि मूत्र रोग विशेषज्ञ जो यूरिन से रिलेटेड, सेक्सुअल रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, वो किसी भी एज, किसी भी सेक्स की हो, वो डील कर रहे होते हैं। महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको भी ये यूरिन की दिक्कत होती है। महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता, बट 50-60 साल की महिलाओं में हम बात करें तो, जैसे पुरुषों में मैंने बताया, प्रोस्टेट की वजह से पेशाब बार बार जाना पड़ता है, खुल के नहीं होता, रात में उठना पड़ता है, कभी जलन हो रही है, कभी दिक्कत हो रही है, वो महिलाओं में भी होती है, जबकि महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं डायनामिक्स है उनकी। तो महिलाओं को भी पेशाब की समस्याएं होती हैं ओल्ड एज में, यंग एज में भी होती है, यूटीआई बहुत कॉमन होता है यंग एज में। लेकिन अमूमन महिलाएं तो गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, महिला रोग विशेषज्ञ उनके लिए, तो फिर आपके पास क्यों आएंगी? हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि महिला रोग विशेषज्ञ जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, दे आर विद द पार्ट जो यूट्रस और उनके ऑब्स्टेट्रिक बच्चा होने के या बच्चेदानी से इन्फेक्शंस के, उनके कैंसर्स के, उन सब को डील कर रही होती है। जो यूरिनरी पार्ट है वो गायनाकोलॉजिस्ट नहीं अच्छे से डील कर पाती हैं, तो उसके लिए राइट डॉक्टर जो है वो यूरोलॉजिस्ट या मूत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं। अब हमने बात करी यूटीआई की। यंग फीमेल्स में यूटीआई बहुत कॉमन होता है, और एक होता है कि शादी के फौरन बाद यूटीआई होता है, जिसको हम कह देते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। बच्चे गए, शादी हुई, हनीमून पे गए, और फीमेल पार्टनर को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो उसका एक कॉमन रीजन है, मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, कि मेल को सेक्स के बाद वॉश करना चाहिए, यूरिन नहीं जाना चाहिए, फीमेल को जरूर जाना चाहिए, मैंने बताया था वहां पे। तो मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि होता क्या है कि फीमेल यूरिथ्रा बहुत छोटी होती है, और नॉर्मली वेजाइना में अपने नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल थर्स्ट बहुत सारे बैक्टीरिया जो वेजाइना के हैं वो पेशाब की थैली में चले जाते हैं। यदि आप बाद में यूरिन कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया आपके बाहर निकल गए, उसी समय निकल गए। 99% तो बाहर निकल गए, 1-8% रहा तो बॉडी की इम्यूनिटी उसको देख लेती है। लेकिन यदि आपने वॉश, बाद में यूरिन नहीं गए और सारे बैक्टीरिया आपके ब्लैडर में पड़े हुए हैं और आप सो गए बिना आपने यूरिन करे, तो चांसेस इन्फेक्शंस के बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से वो यूटीआई उनके होते हैं। यानी कि जो यंग एज में, माने जो किसी भी एज में है, फीमेल्स को एडवाइजेबल है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद उनको यूरिन जाना चाहिए, जिससे यूटीआई के चांसेस उनके बहुत कम हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया तो मतलब उस समय क्या प्रिकॉशंस और क्या, मतलब डॉक्टर के पास उसी समय आए, या कुछ घर में भी कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि उनको करनी चाहिए उनके अपने व्यवहार में? यूटीआई इन्फेक्शंस के बारे में यहाँ बताना चाहूंगा कि कुछ महिलाएं होती हैं कि उनको यूटीआई इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि रीजन ये है कि उनकी जो शायद एंगुलेशन, पेशाब की नली की लेंथ और ये सब, उनके जो बैक्टीरिया कॉलोनी है उसका जो एटमॉस्फेयर है, या उनका जो वायरोलेंस है बैक्टीरिया का, इस तरह होता है कि कुछ महिलाएं होती है कि उनको बहुत कॉमन बार बार यूटीआई होता है। तो जिन लोगों को बार बार यूटीआई होता है तो उनको अपने पुरुष रोग, जो हम मूत्र रोग विशेषज्ञ से उन्हें मिलना चाहिए। तो उनका हम एक तो पहले यूटीआई जो हो गया उसको ट्रीट करते हैं, और फिर बार बार यूटीआई ना हो तो उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ दवाइयां भी देते हैं। और कुछ जो चीजें हैं जैसे क्रैनबेरी जूस है,
या सिट्रस फ्रूट्स का जूस है, जैसे किन्नू, संतरा, मौसमी, नारंगी, ये हो गए, ये जूसेस जो हैं जिसमें सिट्रिक एसिड और स्कॉर्बिक एसिड होता है, ये चीजें हेल्पफुल रहती हैं कि जो कि यूटीआई को प्रिवेंट करती हैं। या पानी का इंटेक, तो कहते हैं पानी बहुत पीना चाहिए, बहुत पीना चाहिए, लेकिन बहुत के नाम पे कुछ लोग तो 8-8, 9-9 लीटर पीना शुरू कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। पानी का इंटेक लगभग 3 लीटर के आसपास होना चाहिए, कि जिससे हमारा यूरिन जो है वो 2-2.5 लीटर के आसपास हमारा यूरिन का वॉल्यूम रहे। तो ये चीज होनी चाहिए। और सेक्स के बाद यूरिन जाना चाहिए। मतलब ये बहुत ही जरूरी बातचीत आपने हम लोग कर रहे हैं, जो कि इसमें इतनी जानकारी आपने दी है, और अगर हमारे जो भी लोग देख रहे हैं इस बातचीत को, उन्हें अमल में लाना चाहिए इस पूरी बातचीत में जितनी भी बातें आपने बताई। और हमें लग रहा है कि हम लोगों ने मोटा मोटी जो एक इसमें हाइजीन वाली बात और आती है, कई बार लोग कहते हैं कि टॉयलेट साफ नहीं था, इस वजह से यूटीआई हो गया। या मैं पुरुषों के बारे में बताऊंगा कि पुरुष लोग टॉयलेट गंदा होने से कैसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। वो तो टॉयलेट को गंदा ही करके आएंगे, क्योंकि पुरुष अपने लिंग को टॉयलेट में कहाँ टच कर रहे होते हैं, वो तो दूर से ही कर रहे होते हैं। अब मोदी जी के आने के बाद टॉयलेट की इतनी फैसिलिटीज इंडिया में बढ़ी है, उससे पहले तो आधी पब्लिक यहाँ पे तो मिट्टी में पेशाब कर रही होती थी। तो मिट्टी आपके अंदर ऊपर तो नहीं चढ़ जाती। फिर है महिलाओं की बात करें तो महिला तो थोड़ा बहुत बैठती भी है सीट पे, लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं ये जो यूटीआई होते हैं, इसका कांटेक्ट जो है, वो रिलेशन जो है, वो सेक्सुअल कांटेक्ट से ज्यादा हो रहा है। मतलब आप ये क्लियर करना चाह रहे हैं? तो इट इज अ मोर ऑफ अ सेक्सुअल कांटेक्ट दैट क्रिएट गिव यू यूटीआई। ये जब मेल ने है फौरन बाद में यूरिन चला गया, क्लीन नहीं करा प्रॉपर, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद फीमेल ने यूरिन नहीं करा प्रॉपर, क्लीन अप नहीं करा, तो टॉयलेट हाइजीन को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखना है, बट हम कई बार मतलब उसको ब्लेम ना करें। हाँ, कई बार जो रीजन होते हैं वो डिफरेंट हो रहे होते हैं, और हम सोच रहे होते हैं कि ये टॉयलेट की वजह से, हमें पता ही नहीं होता है। हाँ, तो रीजन यदि हम सही से ढंग से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि रीजन ये वाला है। नहीं, बिल्कुल सही आपने सुझाव दिया, और ये छोटी छोटी बातचीत है और बातें हैं जो कि बहुत काम की हैं। और डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि एक यूरोलॉजिस्ट होने के नाते, ये लगभग हम लोगों ने बातचीत अपनी कर ली है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के युवाओं को, देश की पूरी जनता को जो देख रही है आपको, कि वो कैसे स्वस्थ रहे? स्वस्थ रहने के लिए एक तो पानी का इंटेक 2-2.5 लीटर के आसपास रखना चाहिए, ओ सॉरी 3 लीटर के आसपास, कि जिससे हमारा यूरिन का वॉल्यूम 2-2.5 लीटर है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किडनी जो केमिकल्स निकालती है, तो उस केमिकल को डाइल्यूट होने के लिए जब तक आप यूरिन को वॉल्यूम नहीं देंगे, जैसे मैंने बताया 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाला, यदि मैं आधे गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालूंगा तो वो नहीं घुलेगा ना। तो जब यूरिन का वॉल्यूम ही, पानी हम कम पियेंगे तो वो केमिकल्स वैसे ही जमेंगे, तो पथरी, इन्फेक्शन, इन सब के चांसेस। लेकिन ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 10-10 लीटर पीना शुरू करें। तो आप यदि बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं जहां पसीना बहुत ज्यादा आता है तो थोड़ा सा अमाउंट उसका बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 3 लीटर के आसपास का पानी, मिनिमम 3 लीटर तो पीना ही चाहिए। मिनिमम नहीं, 3 लीटर के आसपास। अच्छा, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि मिनिमम आपने 3 लीटर बोला, 4-10 लीटर पी रहा, 3 लीटर के आसपास का पानी का इंटेक होना चाहिए। और 3 लीटर का मतलब ये नहीं कि 1.5 लीटर सुबह पिया, 1.5 लीटर शाम पी लिया, लो जी डॉक्टर साहब ने बताया था, हमने अपना कोटा पूरा कर। इट शुड बी एट ए रेगुलर इंटरवल, कि जिसको कहते हैं ना कि गला तर रहना चाहिए, किडनी तर रहनी चाहिए, सूखने का, ड्राई स्पेल्स ना आए। एक तो ये बैलेंस डाइट लें, दीज कोक, कोलास एंड ऑल, दे आर नॉट हेल्दी। नमक का इंटेक रिलेटिवली थोड़ा सा कम रखें, शुगर्स थोड़ा सा कम करें, आपको यदि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है उसका प्रॉपर कंट्रोल रखें, ये चीज है। और सेक्स का जैसे मैंने बताया कि सीमन का रेगुलर निकलना चाहिए, 2-3 दिन में एक बार। सीमन निकलने के फौरन बाद पेशाब नहीं जाना चाहिए, और महिलाओं को सेक्स के फौरन बाद क्लीन अप और पेशाब जरूर करना चाहिए। ये मेरे छोटे छोटे से मंत्र हैं। मतलब ये आपके छोटे छोटे से मंत्र नहीं, हम सभी भारतीयों क्या, पूरी मानव जाति के लिए ये मंत्र है कि आपको यदि इसको अपनाते हैं तो इस तरह के मूत्र रोग से संबंधित, मतलब जो भी विषय है, वो बीमारी तो नहीं ही होंगे। ये डॉक्टर गोयल जी ने बताया, और जैसा कि थर्मोमीटर में मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मैं इस तरह की जानकारी लगातार लेकर के आप लोगों के बीच में आऊंगा जो कि सही हो। और हम लोग की बातचीत पूरी हो गई है और आपने भी देख ही लिया है, तो थर्मामीटर का जो एक चैनल है, अभी हमने नया ही बनाया है इस चैनल को, क्योंकि थर्मामीटर नाम इतना अच्छा हो गया था। इसके पहले स्वच्छ भारत मीडिया वाले चैनल पे
हम लोगों ने 10-11 वीडियो डाले भी हैं, इस पे दूसरा तीसरा ही वीडियो ये होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साझा करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने सहेलियों के बीच में, ताकि उन्हें इसकी जानकारी हो सके। छोटी छोटी बातें हैं, वैसे कहने के लिए बहुत जरूरी बातें हैं। इसलिए अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ बनिए, ताकि देश स्वस्थ और विकसित बन सके। थैंक यू। नमस्कार।